आज के इस खास चर्चा में स्वागत है। आज 10 मार्च 2026 है और आज का जो विषय है वो क्रिकेट जगत की सबसे अनप्रिडिक्टेबल फ्रेंचाइजीज में से एक पर आधारित है, सनराइजर्स हैदराबाद, जिसे आमतौर पर SRH कहते हैं। उनके 2013 के IPL डेब्यू से लेकर आज की तारीख तक के सफर को हम गहराई से समझेंगे। और इस चर्चा के लिए जो सोर्सेज हमने जमा किए हैं वो काफी सॉलिड हैं, जैसे कि विकिपीडिया के डिटेल आर्टिकल्स, टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट्स हैं, हिंदुस्तान टाइम्स का टैक्टिकल एनालिसिस है और क्रिक ट्रैकर के इंसाइटफुल रिव्यूज भी शामिल हैं। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा का यानी इस गहरे विश्लेषण का एक क्लियर मिशन है, ये समझना कि कैसे एक स्पोर्ट्स फ्रेंचाइज ने अपनी कोर आइडेंटिटी को पूरी तरह बदल कर रख दिया। टैग और छोटे से छोटे स्कोर को सेफली डिफेंड करने के लिए जानी जाती थी, उसने 2024 आते आते T20 क्रिकेट में एक्सप्लोसिव बैटिंग का एक बिल्कुल नया आतिशी स्टैंडर्ड सेट कर दिया। शुरुआती माहौल और कॉन्टेक्स्ट समझना यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, क्रिकेट के इस फॉर्मेट में, खासकर T20 में, लगातार बदलाव जरूरी है। T20 क्रिकेट कभी एक जगह रुकता नहीं है ना? सही कहा, ये कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग फॉर्मेट है। एग्जैक्टली। और इस चर्चा में हम SRH की कामयाबी, उनके डाउनफॉल्स और उनकी शानदार वापसी को फैक्ट्स और स्टैट्स के जरिए समझेंगे। ये समझना जरूरी है कि उनका एवोल्यूशन कैसे हुआ। चलिए इस पूरी बात को अनपैक करते हैं। SRH के जन्म की कहानी से शुरुआत करते हैं 2013 में, जब डेक्कन चार्जर्स की जगह SRH आई थी। हाँ, सन टीवी नेटवर्क की एंट्री। बिल्कुल। कलानिधि मारन ने लगभग 850.5 मिलियन रुपीस पर ईयर की भारी बिड लगाकर ये फ्रेंचाइज खरीदी थी। मुझे लगता है किसी भी नई टीम के लिए पहला साल काफी मुश्किल होता है, पर 2013 का डेब्यू सीजन उनके लिए काफी सफल रहा। बहुत सफल। पहले ही साल में टीम सीधे प्लेऑफ्स तक पहुंची। वही तो। और शुरुआत में कुमार संगकारा कैप्टन थे, फिर बाद में कैमरन व्हाइट ने जिम्मेदारी संभाली। कोचिंग स्टाफ भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, जैसे टॉम मूडी हेड कोच थे और VVS लक्ष्मण के साथ क्रिस श्रीकांत मेंटोर्स की भूमिका में थे। सही याद दिलाया। और फील्ड पर उनका परफॉर्मेंस देखिए, अमित मिश्रा का वो हैट्रिक और पूरे सीजन में उनके 21 विकेट्स। और शिखर धवन ने भी तो 311 रन्स बनाए थे। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि 2016 में उनकी पहली IPL ट्रॉफी जीतने की अप्रोच क्या थी। सोर्सेज जिसे मनी बॉल थियरी कहते हैं, उन्होंने बहुत स्मार्ट तरीके से अपनाई। मनी बॉल मतलब उन्होंने सस्ते प्लेयर्स खरीदे? पूरा वैसा नहीं। बड़े फॉरेन नेम्स पर पैसे उड़ाने की जगह उन्होंने स्मार्ट बाइज किए, जैसे युवराज सिंह पर 7 करोड़ और आशीष नेहरा पर 5.5 करोड़ खर्च किए। लोगों को लगा ये बड़े वेटरन्स हैं, पर SRH को उनके स्पेसिफिक रोल्स चाहिए थे। अच्छा, रोल्स पर फोकस था। हाँ, और 2016 की उस जीत का मेन कारण उनका फास्ट बॉलिंग अटैक ही था। भुवनेश्वर कुमार ने उस साल पर्पल कैप जीती थी, 23 विकेट्स निकाले थे। और मुस्तफिजुर रहमान, अरे मुस्तफिजुर रहमान, वो तो उस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी खोज थे। फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट, बिल्कुल। 17 विकेट्स थे उनके। साथ में बरिंदर सरन ने भी 14 विकेट्स लिए। उनका फॉर्मूला सेट था कि 160-170 लगाओ और उसको डिफेंड करो। पर 2016 का फाइनल तो RCB के खिलाफ था ना, चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। RCB की बैटिंग उस साल खतरनाक थी। गेल, कोहली, उनके खिलाफ तो 180-190 डिफेंड करना भी नामुमकिन लगता था, पर उन्होंने किया। वहां बेन कटिंग की उस क्रूशियल इनिंग्स को नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने सिर्फ 15 बॉल्स में 39 रन्स बनाए थे। उसने मैच का पूरा रुख बदल दिया। सही कहा, वो 39 रन्स बहुत हैवी थे। और कैप्टन डेविड वार्नर की तारीफ तो करनी ही पड़ेगी। क्रिक ट्रैकर के एक रिव्यू के हिसाब से उन्हें कैप्टनसी और बैटिंग के लिए 10 on 10 रेटिंग मिली थी। 848 रन्स बनाए थे उन्होंने। भुवी को 9 out of 10 और मुस्तफिजुर को 8.5 की रेटिंग मिली थी। एक प्रॉपर टीम एफर्ट था वो। पर ये सब सिर्फ ग्राउंड पर नहीं होता, टीम कल्चर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। राशिद खान के 2021 के एक इंटरव्यू का हवाला यहाँ बहुत रेलेवेंट होगा। उन्होंने बताया था कि SRH की कंसिस्टेंट सक्सेस का राज उनका माइंडसेट है। कैसा माइंडसेट? वो पहले गेम से ही प्लेऑफ्स या फाइनल के बारे में नहीं सोचते। उनका सिंपल मंत्र है 1 game at a time। कोई लंबा कैलकुलेशन नहीं। सुनने में आसान लगता है, पर एग्जीक्यूट करना मुश्किल है। बिल्कुल। और उस इंटरव्यू में उन्होंने एक और कॉन्सेप्ट हाईलाइट किया था, मेकिंग द जॉब इजी फॉर अदर्स। मतलब टीम में कल्चर ऐसा है कि हर प्लेयर अपने रोल से दूसरे का काम आसान करता है। जैसे अगर वार्नर टॉप पर अग्रेसिवली स्कोर करते हैं तो आने वाले बैट्समैन और बॉलर्स पर प्रेशर कम होता है। और वही अगर भुवी अर्ली विकेट्स लेते हैं तो राशिद खान के लिए मिडल ओवर्स में डॉट बॉल्स डालना और अपना काम करना आसान हो जाता है। समझ गई। और इस तरह के कल्चर को मेंटेन करने में मैनेजमेंट का भी तो हाथ होता है।
सीईओ काव्या मारन की प्रोफाइल आजकल काफी चर्चा में रहती है। वो 2018 से टीम मैनेजमेंट और ऑक्शन स्ट्रैटेजीज में एक्टिव हैं। हाँ, ऑक्शन टेबल पर उनकी मौजूदगी हमेशा नोटिस की जाती है। और उनका बैकग्राउंड भी बहुत सॉलिड है। वॉरिक बिजनेस स्कूल से उन्होंने एमबीए किया है। सोर्सेज बताते हैं कि उनकी पर्सनल नेटवर्थ लगभग 409 करोड़ है और मरान फैमिली की वेल्थ तो 19,000 करोड़ के आसपास है। पर बात सिर्फ पैसों की नहीं है, क्रिकेट के लिए उनका पैशन दिखता है। हर मैच में उनकी मौजूदगी टीम के मोरल को शायद बहुत बूस्ट करती होगी। अगर हम इसको बिगर पिक्चर से कनेक्ट करें तो जब ओनर्स का ऐसा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है तो एक इमोशनल बॉन्ड बनता है। पर देखिए, टीम के सफर में हमेशा उतार चढ़ाव आते हैं। एसआरएच और आरसीबी की जो राइवलरी है वो इस उतार चढ़ाव का एक बड़ा हिस्सा रही है। अरे हाँ, आरसीबी के साथ तो इनका अलग ही इक्वेशन है। सही कहा। डेक्कन चार्जर्स ने 2009 का फाइनल आरसीबी से ही जीता था। फिर एसआरएच ने 2016 का फाइनल भी आरसीबी से जीता। एसआरएच हमेशा आरसीबी के रास्ते का कांटा बनी है। पर 2018 का साल भी तो एसआरएच के लिए किसी धक्के से कम नहीं था। जब डेविड वार्नर पर बैन लग गया था, मुझे लगा था अब टीम बिखर जाएगी। उस वक्त सबको यही लगा था। पर तब केन विलियमसन ने अचानक से कैप्टनसी संभाली और हैरानी की बात ये रही कि वो टीम को फाइनल तक ले गए। हालांकि वहां सीएसके से हार गए, पर विलियमसन ने उस साल 735 रन्स बनाकर ऑरेंज कैप जीती थी। वही आरसीबी राइवलरी की बात कर रहा था मैं। 2020 के एलिमिनेटर में भी विलियमसन की ऐसी ही शांति और पेशेंस से भरी 50 थी जिसने आरसीबी को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था। लेकिन इस गोल्डन पीरियड के बाद 2021 से 2023 का जो खराब दौर आया, जहां टीम पॉइंट्स टेबल में सीधे 8th और 10th पोजीशन पर रहने लगी, ये इतना अचानक कैसे हुआ? इसके पीछे इंस्टेबिलिटी एक बड़ा कारण थी। कैप्टनसी में लगातार बदलाव होते गए। पहले वार्नर से वापस विलियमसन, फिर एडन मार्क्रम को लाया गया। और कोचिंग में भी तो कितने चेंजेस हुए। ब्रायन लारा को कोच बनाया गया, पर कोई नतीजे नहीं आए। वही तो, जब ड्रेसिंग रूम में इतने बदलाव होंगे तो वो वन गेम एट ए टाइम वाला माइंडसेट डिस्टर्ब हो ही जाता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि एक टीम जो इतना स्ट्रगल कर रही थी, उसने 2024 के मेगा ऑक्शन में सब कुछ बदल दिया। एसआरएच ने पैट कमिंस पर 20.5 करोड़ और ट्रेविस हेड पर 6.80 करोड़ खर्च किए और डैनियल विटोरी को नया कोच बनाया। और उस एक ऑक्शन ने T20 क्रिकेट की पूरी हिस्ट्री को हिलाकर रख दिया। एसआरएच ने T20 बैटिंग की डेफिनेशन ही बदल दी। पहले लोग 200 को बड़ा स्कोर मानते थे, पर उन्होंने तो मुंबई इंडियंस के खिलाफ 277 for 3 बना दिया। उस वक्त वो आईपीएल का हाईएस्ट टोटल बन गया था। और बात वही नहीं रुकी, उसके बाद आरसीबी के खिलाफ अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, 287 for 3 बनाकर। मुझे याद है उस आरसीबी वाले मैच में उन्होंने एक इनिंग्स में 22 छक्के लगाए थे। 22 छक्के, सोचिए उस प्रेशर का जो बॉलर्स पड़ रहा होगा। और इस एक्सप्लोसिव बैटिंग का क्रेडिट ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की ओपनिंग पार्टनरशिप को जाता है। उन दोनों ने मिलकर 691 रन्स जोड़े थे। ट्रेविस हेड का वो 39 बॉल सेंचुरी तो आमतौर पर किसी वीडियो गेम जैसा लग रहा था। बिल्कुल, पर हिंदुस्तान टाइम्स और बाकी सोर्सेज के एनालिसिस ये भी कहते हैं कि इम्पैक्ट प्लेयर रूल का एसआरएच ने सबसे बेहतरीन इस्तेमाल किया। सही पॉइंट उठाया। इम्पैक्ट प्लेयर रूल ने उन्हें वो आजादी दी। उन्हें पता था कि नंबर 7 और 8 तक पावर हिटर्स बैठे हैं, जैसे हेनरी क्लासन, इसलिए ओपनर्स पहले बॉल से ही बिना डर के अटैक कर सकते थे। और इन सबको लीड कर रहे थे पैट कमिंस। उनकी कैप्टनसी की तारीफ करनी बनती है। सोर्सेज बताते हैं कि उन्होंने हॉर्सेस फॉर कोर्सेस फॉर्मूला अपनाया। हॉर्सेस फॉर कोर्सेस मतलब कंडीशन के हिसाब से टीम चुनना। उन्होंने डोमेस्टिक प्लेयर्स के साथ बेहतरीन कम्युनिकेशन रखा और बड़े नाम जैसे मार्क्रम या मयंक अग्रवाल को बेंच करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाए। एसआरएच ने सच में अपनी होम ग्राउंड को एक फोर्ट्रेस बना दिया था। ये 2024 का सफर तो सच में मैजिकल था, पर 2025 में आते आते थोड़ा रियलिटी चेक मिला उन्हें, है ना? हाँ, 2025 का सीजन अप्स और डाउन्स वाला रहा। टीम ने 6th प्लेस पर फिनिश किया। हालांकि उनकी वो एक्सप्लोसिव बैटिंग कहीं गई नहीं थी। एक मैच में पंजाब किंग्स के खिलाफ उन्होंने 246 रन्स का सबसे बड़ा सक्सेसफुल रन चेज भी किया। ओ हाँ, वो रन चेज काफी इनक्रेडिबल था। पर कोचिंग स्टाफ में फिर कुछ चेंजेस हुए थे उस दौरान। बैटिंग कोच हेमांग बदानी गए और जेम्स फ्रैंकलिन ने डेल स्टीन की जगह फास्ट बॉलिंग कोच का पद संभाला। बिल्कुल। और अब अगर हम आज यानी 2026 की मौजूदा स्थिति देखें
तो और भी नए एडजस्टमेंट्स दिख रहे हैं। कोच जेम्स फ्रैंकलिन की जगह अब वरुण एरन ने ली है, और एक बहुत बड़ी खबर ये थी कि मोहम्मद शमी को एलएसजी के साथ ट्रेड किया गया। हाँ, और आईपीएल 2026 के ऑक्शन में उन्होंने 10 नए प्लेयर्स खरीदे हैं, जिसमें लियम लिविंगस्टन, जैक एडवर्ड्स और शिवम मावी जैसे नाम शामिल हैं। लिविंगस्टन का आना उनके उस एक्सप्लोसिव मिडिल ऑर्डर को और भी खतरनाक बनाता है। और सबसे बड़ी बात, पैट कमिंस अब भी उनके कैप्टन हैं, मतलब वो कंटिन्यूटी अभी भी मेंटेन की जा रही है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या निकलता है? इस पूरे एनालिसिस से क्या समझा जा सकता है? एसआरएच का सफर सिखाता है कि किसी भी फील्ड में पुरानी सफलता के सहारे हमेशा नहीं टिका जा सकता। एक ऐसी टीम जो लो टोटल्स डिफेंड करने के लिए जानी जाती थी, उसने वक्त और नए रूल्स के हिसाब से खुद को पूरी तरह बदला और बैटिंग का एक बिल्कुल नया बेंचमार्क सेट कर दिया। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एसआरएच ने 2024 में जो फियरलेस और एक्सप्लोसिव बैटिंग का टेम्पलेट सेट किया है, क्या आने वाले वक्त में ये क्रिकेट के नियम बदलने पर मजबूर कर देगा, ताकि बैट और बॉल के बीच बैलेंस वापस आ सके? या फिर दुनिया भर के बॉलर्स इस आक्रामक अप्रोच का कोई नया तोड़ निकाल लेंगे? ये सच में सोचने वाली बात है। क्रिकेट हमेशा से बॉलर और बैटर के बीच नई स्ट्रैटेजीज का खेल रहा है। आगे जो भी होगा वो इस फॉर्मेट को एक नई दिशा जरूर देगा। आज के इस गहरे विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। इस टॉपिक पर ध्यान देना और नए सीजन्स में इस राइवलरी को ऑब्जर्व करना काफी रोचक रहेगा। बिल्कुल, आगे आने वाले सीजन्स पर सबकी निगाहें रहेंगी। चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे एक नए और रोचक विषय के साथ।